परिवार के साथ में बैठकर वैशाली जिले से मधुबनी बासोपट्टी को यह महिला जा रही थी, जहां गोली मारकर मौके से युवक फरार हो गया। पड़ोसी युवक ने ही महिला को गोली मारी है। घायल महिला की पहचान वैशाली जिला की अनिता के रूप में की गई है। वैशाली जिला स्थित अपने घर से मधुबनी के बासोपट्टी जा रही थी महिला, उसी दौरान गोली चलाई गई। आरोपी अजीत पर महिला ने गोली मारने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बकरी चौक के समीप की यह घटना बताई जा रही है। महिला का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग में लगातार एक्शन जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हरियाणा से 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। खास बात यह है कि हरियाणा से पकड़े गए चारों आरोपी यूपी से हैं, जिसमें नोएडा का रहने वाला शूटर भी शामिल है, जिसने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई गोलीबारी मामले में अब बड़ा एक्शन हुआ है। इसमें अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपियों को राजस्थान, हरियाणा और यूपी से पकड़ा गया है। मुंबई एसटीएफ के मुताबिक लॉरेंस गैंग से जुड़े 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। राजस्थान से 6 आरोपी को पकड़ा गया है। हरियाणा से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा से गिरफ्तार चारों यूपी के रहने वाले हैं। हरियाणा एसटीएफ के एसपी के मुताबिक मुंबई पुलिस और एसटीएफ हरियाणा के ज्वाइंट ऑपरेशन में कुल 4 आरोपी अब तक गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बहादुरगढ़ से चारों को गिरफ्तार किया है। दीपक मेन शूटर था, जो विदेश में बैठे हरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई से संपर्क में था। फिलहाल चारों शूटर्स मुंबई पुलिस की कस्टडी में है। खास बात यह है कि चारों आरोपी यूपी से हैं, जिसमें 3 आगरा से हैं और 1 नोएडा का है। हरियाणा एसटीएफ के मुताबिक शूटर दीपक शर्मा नोएडा का रहने वाला है। इसी ने रोहित शेट्टी के घर फायरिंग की थी। 2 आरोपी रेकी में शामिल थे। झज्जर के रहने वाले अपने दोस्त ऋतिक यादव के पास दीपक शर्मा छिपा हुआ था। इसके साथ ही आगरा में भी कार्रवाई हुई है। आगरा एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने विष्णु नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। विष्णु को लॉरेंस गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपी आगरा के थाना बाह क्षेत्र के बिजौली गांव का रहने वाला है, जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच अपने साथ ले गई है। सूत्रों के मुताबिक रंगदारी मांगने की साजिश के तहत रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की गई थी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगरा एसटीएफ और संबंधित थाना पुलिस ने विष्णु को गिरफ्तार किया है और मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस विष्णु को आगरा से मुंबई के लिए लेकर गई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। मोहन भागवत के हिंदू डीएनए वाले बयान पर सियासी घमासान मचा है। मोहन भागवत ने कहा कि सभी के डीएनए में हिंदू हैं। भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। बीजेपी ने जहां उनके बयान का समर्थन किया है, वहीं एसपी का कहना है कि मोहन भागवत के बयान हालात देखकर बदलते रहते हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत तेज हो गई है। मोहन भागवत ने कहा कि सभी का डीएनए एक है। बाद में हिंदू धर्म से लोगों को कन्वर्जन किया गया। वहीं मोहन भागवत के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। जहां बीजेपी विधायक के बयान का समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ एसपी विधायक ने भागवत के बयान पर कहा कि वो माहौल देखकर बयान बदलते हैं। आदरणीय मोहन भागवत जी कहना बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है, कन्वर्जन हुआ है। जन्म से और नस्ल से, डीएनए से प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उनकी बात में पूरी तरीके से सहमत हूं। मोहन भागवत जी का मैंने देखा समय समय पर उनके बयान बदलते रहते हैं और जैसा जिस तरह का माहौल बनता देखते हैं उसी तरह के बयान उनके आ जाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी भागवत के बयान का समर्थन किया। हमारे देश की बहुसंख्यक समाज सनातन संस्कार का न होता
तो आज हमारे देश में जो पंथ निरपेक्षता का जो ध्वज फहरा रहा है वो नहीं फहरा सकता था। इसी बात को मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो सनातन आस्था के मानने वाले लोग हैं वो जो है वो निश्चित तौर से हिंदुस्तानी है और हिंदू हैं। बीजेपी का कहना है कि जो लोग सनातन आस्था को मानने वाले हैं वही सच्चे अर्थों में हिंदुस्तानी हैं। वहीं विपक्ष भागवत के बयान को सामाजिक सौहार्द के खिलाफ बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व पर दो फाड़ खुलकर सामने आ रहा है। इस बार मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर कहा कि वो गांधीवादी, नेहरूवादी, राजीववादी हैं, लेकिन राहुलवादी नहीं। इससे पहले शकील अहमद और राशिद अल्वी भी राहुल गांधी पर निशाना साध चुके हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राहुल भूल गए हैं कि मैं पार्टी का मेंबर हूं। उन्होंने कहा, मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, मैं राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। मिस्टर राहुल गांधी हैज फॉरगॉटन दैट आई एम अ मेंबर ऑफ द पार्टी एंड देयरफॉर आई एम अ गांधीयन, आई एम अ नेहरूवियन, आई एम अ राजीवियन, बट आई एम नॉट अ राहुलियन। इसे लेकर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को लेकर घेरा है। उनका कहना है कि राहुल अब अपनी पार्टी के लोगों के ही निशाने पर हैं। कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं कि राहुल गांधी के अंदर कांग्रेस पार्टी का बंटादार होना तय है। अब कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी की लीडरशिप को रिजेक्ट कर चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें आती हैं। इससे पहले शकील अहमद और राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा था। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नजर से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं कि राहुल गांधी से मिलना इतना आसान नहीं। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीडरशिप को लगातार नजरअंदाज करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपने बयान से पार्टी को मुश्किलों में डाल दिया है। राहुल के राजदार ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पर जीवन को लेकर बड़ा बयान दिया। एक इंटरव्यू में ओबामा ने कहा कि एलियन और यूएफओ यानी कि उड़न तश्तरियों का अस्तित्व सच है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अकेले ऐसे इंसान नहीं है जिन्होंने एलियन के लिए ऐसे दावे किए हैं। ब्रह्मांड के ज्ञाता माने जाने वाले आधुनिक भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के भी इस तरह के दावे रहे हैं कि एलियन मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं और रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है। ऐसा विमान जो मन की गति से उड़ता था। जी हाँ, मन की रफ्तार सबसे ज्यादा है, लेकिन कल्पना के बाद सबसे तेज रफ्तार अगर किसी की है तो वो है प्रकाश की। प्रकाश की गति से सफर का सपना आइंस्टाइन से लेकर स्टीफन हॉकिंग तक का था। अब ये सपना पूरी तरह से न सही लेकिन आधी तरह से जरूर सच हो गया है। स्टारशिप प्रकाश की 1/5 गुना रफ्तार से ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। इसे अंतरिक्ष में एक मदरशिप के जरिए छोड़ा जाएगा और लेजर की ऊर्जा से खरबों मील दूर तक पहुंचा दिया जाएगा। एलियन जिंदगी की खोज का शायद सबसे बड़ा अभियान पृथ्वीवासियों द्वारा पहले कभी नहीं शुरू किया गया। अगर आप पूरी यूनिवर्स में सोचें तो हमेशा से ही साइंटिस्ट भी ये बिलीव करते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी, बिकॉज हम लोग पूरे यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा स्टार्स इतने अपने आप से दूर हैं कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। वैसे एलियंस की खोज की ऐसी कोशिशें पहले भी की जा चुकी हैं। साल 2015 में स्टीफन हॉकिंग और यूरी मिलनर ने ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव प्रोजेक्ट शुरू किया था। ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के तहत अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो संदेशों में एलियंस का संदेश खोजा जा रहा है। इस अभियान से दुनिया के 90 लाख कंप्यूटर जुड़े हैं।
हाल के बरसों में अंतरिक्ष से आने वाले फास्ट रेडियो बर्स्ट सिग्नल्स ने वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। ये मुमकिन है कि ऐसे सिग्नल्स दूर अंतरिक्ष में बैठे एलियंस भेजते हों। We believe that life arose spontaneously on Earth. So in an infinite universe, there must be other occurrences of life. Somewhere in the cosmos, perhaps, intelligent life may be watching these lights of ours, aware of what they mean. Or do our lights wander a lifeless cosmos? सुदूर ग्रहों में जीवन की इसी संभावना की वजह से ही वैज्ञानिकों ने 1960 के दशक में सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस यानी सेटी कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अप्रैल 2015 में नासा ने एलियंस की खोज का अभियान शुरू किया है। नासा के अभियान के नाम है नेक्सस फॉर एक्सोप्लैनेट सिस्टम साइंस। मकसद है सौर मंडल के बाहर एलियंस की तलाश। लेकिन एलियंस की खोज का यह अभियान दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश है। यानी जरूरी नहीं है कि नासा जिस एलियन को खोज रहा हो वो इंसानों जैसा बुद्धिमान प्राणी हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि दूसरे ग्रहों पर ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया और वायरस पनप रहे होंगे जैसे कि अरबों साल पहले धरती पर पनपे थे। यानी जरूरी नहीं है कि एलियंस इंसानों जैसे ही दिखते हों। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एआई महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष समेत 45 देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 100 से अधिक देशों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन का फोकस एआई को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के साथ साथ सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में एआई महाकुंभ, जिसका नाम है इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026। इस सम्मेलन का फोकस एआई को स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने के साथ सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर है। एआई समिट में इस बार तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ एआई के जरिए गीता के उपदेशों को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। इस बार खास डिजिटल सेटअप को जियो ने तैयार किया है। इस सेटअप में आधुनिक तकनीक की मदद से गीता के संदेश और उपदेश को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया जा रहा है ताकि लोग सुन और समझ सकें। समिट में तकनीक और परंपरा का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। इस जगह पर आप देखें कि एआई के जरिए गीता के उपदेश को नए अंदाज में पेश किया जा रहा है। इस खास डिजिटल सेटअप को तैयार किया है जियो ने और इस सेटअप में आधुनिक तकनीक की मदद से गीता के संदेश और उपदेश को इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे कि लोग उसे सुन और समझ सकें। लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। ऐसा लग रहा है कि मानो प्राचीन काल का ज्ञान आधुनिक तकनीक के साथ सामने आ गया हो। बता दें कि 20 फरवरी तक चलने वाले इस एआई महाकुंभ में इनोवेशन, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का संगम देखने को मिल रहा है। साथ ही सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी जैसे मुद्दों पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यूपी में चुनाव से पहले शंकराचार्य की उपाधि पर नई बहस छिड़ गई है। जनवरी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के माघ मेले में स्नान से जुड़ा जो विवाद था वो बढ़ चुका है और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि किसे शंकराचार्य कहना है और किसे नहीं। शंकराचार्य पर छिड़ी बहस, धर्म के नाम पर फैला भ्रम। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से बदसलूकी से शुरू हुई लड़ाई शंकराचार्य की उपाधि तक पहुंच गई। 13 फरवरी को यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में बात की थी। इसके बाद एक नई बहस शुरू हुई और ये बहस है शंकराचार्य की उपाधि की। इस विवाद में अब गोवर्धनपुरी मठ के शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज भी कूद गए हैं। उन्होंने खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज्योतिष पीठ से जुड़े विवादों का जिक्र किया और सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय तक किसी को शंकराचार्य न लिखने के निर्देश का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे चल रहे हैं, तो जब तक कि वहाँ निर्णायक निर्णय नहीं आ जाता है
तब तक वहाँ किसी को शंकराचार्य ना लिखने के लिए कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है और उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। शंकराचार्य अधोक्षजानंद महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से राज्य सरकार पर लगातार हो रहे हमलों का भी जिक्र किया। सनातन धर्म के रहनुमा के तौर पर वो जाने जाते हैं, लेकिन जब सनातन धर्म के विशेष उत्साह का, उत्सव का, खुशी का समय आता है, वो लोग उसको पचा नहीं पाते और अनर्गल बातें करते हैं, समाज में वैमनस्य और भेदभाव अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले यूपी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर बात की और खुलकर बोल दिया कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 18 जनवरी को माघ मेले में मौनी अमावस्या पर अविमुक्तेश्वरानंद पालकी में स्नान करने जा रहे थे, लेकिन शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी थी। पुलिस ने उनसे पैदल संगम जाने को कहा था, लेकिन शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई थी। पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में ले लिया था। इससे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए थे। अफसरों ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया था। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया था। इसके बाद विरोध में शंकराचार्य 28 जनवरी तक अपने शिविर के बाहर धरने पर रहे थे। बाद में उन्होंने धरना खत्म किया, लेकिन यूपी के सीएम पर उनके हमले जारी रहे और देखते ही देखते मामला बढ़ गया। मुख्यमंत्री के बयान के बाद तो शंकराचार्य की उपाधि किसे मिले या ना मिले, इस बात पर बहस छिड़ गई है। दिल्ली में एक मां अपने बेटे की मौत पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। मामला रोड एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, कार की टक्कर में 23 साल के साहिल की मौत हो गई। साहिल को एक नाबालिग कार ड्राइवर ने टक्कर मार दी। यह पूरी घटना 3 फरवरी की है। इस घटना के बाद नाबालिग ड्राइवर को 10वीं की परीक्षा के नाम पर कोर्ट से जमानत मिल गई और वो आजाद हो गया। नाबालिग की उम्र 17 साल बताई जा रही है। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो जिस कार को चला रहा था उस पर पहले से ओवर स्पीडिंग समेत कई मामलों में 17 चालान पेंडिंग है। नाबालिग ने कार से बाइक पर सवार साहिल को टक्कर मारी और उसके बाद एक कैब को टक्कर मारी। जिस कार से हादसा हुआ है वो गाड़ी कुशीनगर के रहने वाले नरेंद्र कुमार सिंह के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। कार पर करीब 46,000 रुपए के चालान लंबित है। मैं इना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. दिल्ली के द्वारका में हुए हिट एंड रन केस में मारे गए साहिल की मां का दर्द छलका है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा 2 घंटे तक तड़पता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। न्यूज 18 ने साहिल की मां इन्ना से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटे का 11:30 बजे के करीब एक्सीडेंट हुआ था और 1:30 बजे तक उसे कोई भी अस्पताल लेकर नहीं गया था। इतना ही नहीं, साहिल की मां इन्ना ने मामले में नाबालिग को बेल मिल जाने पर भी सवाल खड़े किए और नाबालिग के पिता को सामने लाने की मांग की।
उसके चालान को लेकर आपको क्या जानकारी है उस गाड़ी को लेकर, और क्या कहेंगे कि ये एक्शन इसमें और किसके खिलाफ होना चाहिए? क्या लड़के के पिता के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उसको ट्रैफिक रूल्स नहीं पता क्या? अगर वो ट्रांसपोर्टर है तो उसको क्या लगता है कि पैसे के दम पे अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो सिस्टम को मोल्ड कर लेगा? वो हमेशा सिस्टम को मोल्ड कर लेगा। किसी की बच्चे की जान के लिए भी, बिजनेस के लिए वो जो मर्जी करता हो, उसको ये ओवर कॉन्फिडेंस में है वो कि आज तक वो जो करता आ रहा है वो आगे भी चलता रहेगा उसका। नाबालिगों को लेकर लगातार ये बहस चलती रही है देश में कि उसकी उम्र बताया जा रहा है 17 साल है, अब उसको जमानत भी मिल गई है, आपको इंसाफ नहीं मिला ऐसा आप कह रहे हैं, तो इसमें क्या आप मांग कर रहे हैं कि क्या नियमों में बदलाव होना चाहिए? क्या इस पर एक बहस होनी चाहिए कि इस तरह के जो मामले आते हैं, चाहे वो रील बनाने को लेकर इस तरह के एक्सीडेंट्स सामने आ रहे हैं, इसको लेकर क्या होना चाहिए? मैम, सिस्टम में चेंज डेफिनेटली होना चाहिए, इसमें कोई सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। सबको पता है, जिनके बच्चे जा रहे हैं उनसे पूछो जाके। और भी तो मरे ना लैम्बोर्गिनी से, अभी और एक और लग्जरी गाड़ी से मारे ना, किससे मारे अभी 6-7 बच्चे। हाँ, तो क्यों ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम को खुद पता है कि उनका सिस्टम कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कैसा है, ये सबको पता है। लोगों को डर नहीं है। दुबई जैसी कंट्री में हाथ काट देते हैं, ऑन द स्पॉट सजा होती है, क्यों यहां क्यों नहीं है? ये डर क्यों नहीं दिया गया लोगों को? मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, मैं बार बार इस चीज को रिपीट नहीं कर सकती हूं। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहती। बजाय मेरे ऊपर ध्यान देने के उसको सजा दिलाई जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। सोसाइटी में उनको रहने नहीं देना चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स को हटाओ यहां से। द्वारका वालों के बच्चे खतरे में है, ऐसा राक्षस यहाँ रह रहा है, अभी भी हटाओ उसको। सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, कैसे लोग रहने दे रहे हैं उसको? दिल्ली हिट एंड रन मामले में दिल्ली पुलिस का भी बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी नाबालिग है, इसलिए चार्जशीट में उसके पिता का नाम भी होगा। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सुबह 11:57 पर हादसे के बारे में जानकारी कॉल पर मिली थी, जिसमें साहिल धनेश्वरा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है कि नाबालिग को 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के लिए अंतरिम जमानत दी गई। पुलिस ने यह भी बताया कि कार दूसरी तरफ से आ रही मोटरसाइकिल से टकराई और उसके बाद सड़क किनारे खड़ी टैक्सी से टकरा गई। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। तो देखिए, आरोपी की कार से जो रील बनाई गई है, उस रील की भी तस्वीर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से वो रील बना रहा है और आगे सड़क जो है आपको दिख रही है और सीधे सामने से आ रही वो बाइक जो है साहिल की, वो भी दिखाई दे रही है। और जो इस हादसे का शिकार हो जाता है, तो पूरी घटनाक्रम का ये वीडियो भी आप देख लीजिए। जो ड्राइवर है वो वीडियो भी बना रहा था और सामने से सीधे वो बाइक भी साहिल की आ रही थी, जिससे टक्कर होती है और मौत हो जाती है। और चलिए, छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं। ये बताइए कि मोबाइल जो है बड़ा अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? इसके बिना काम बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोबाइल से लोगों को आजकल एक ये शिकायत रहती है कि मोबाइल लोगों को असामाजिक बना दिया है। लोग जो है वो बैठना लोगों के बीच में कम पसंद करते हैं, उस बीच में मोबाइल पसंद, मतलब बात करने भी बैठते हैं तो मोबाइल चलाते ही रहते हैं। ये शिकायत कितनी सही है? मोबाइल लोगों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ, पहला अच्छा ये है कि लोग दूर में हैं, उससे हम लोग कॉल से बात कर लेते हैं। काफी दूर है, उनसे वीडियो कॉल से बात हो जाता है। और बुराई ये है, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं, उसको मोबाइल चाहिए। रील्स देखना है, रील्स के लिए उसको मोबाइल चाहिए। बिना मोबाइल के उसको खाना जाएगा नहीं। अच्छा, हिट एंड रन का मामला सामने आया है। आरोपी की गाड़ी से बनाई गई एक रील भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपियों की गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी और बाइक सवार साहिल भी उसमें दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में वो हादसे का शिकार हो जाता है, जिसकी पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं।
जम्मू के आरएसपुरा इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम में बंद नाबालिगों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया और अफरा तफरी के बीच वहां से फरार हो गया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शाम 5:15 के आसपास बाल सुधार गृह में बंद कैदियों ने मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग कर दी। वो तो गनीमत रही कि कैदियों का निशाना चूक गया, अगर निशाना नहीं चूकता तो अंजाम कुछ और ही होता। वही मौके पर अफरा तफरी के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू पुलिस के अनुसार फरार हुए तीनों नाबालिगों में 2 पाकिस्तानी नागरिक हैं। उनकी पहचान पंजाब के एहसान अनवर और मुजफ्फराबाद के मोहम्मद सुनाउल्लाह के रूप में हुई है। तीसरा आरोपी करणजीत सिंह उर्फ गुग्गा बताया जा रहा है जो आरएसपुरा के दबलेहर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक कि ये तीनों एक मामले में जुवेनाइल होम में बंद थे। जम्मू पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सीमावर्ती इलाके होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इन 3 कैदियों में जो 2 पाकिस्तानी हैं उनके संपर्क से संगठन से हो सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सख्त है। पुलिस का कहना है कि तीनों को जल्द पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले की गहराई से जांच होगी।